पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार 2024 के लिए 400 पार के नारे के साथ आगे बढ़ रही है, मगर सबसे बड़ी चुनौती दक्षिण भारत है इस वक्त बीजेपी और एनडीए के लिए। लिहाजा इस पिच पर फुल फ्लेज और हार्ड हिट लगाने के लिए शिवराज सिंह चौहान जी को भेजा गया है दक्षिण भारत में। इस समय हम मौजूद हैं हैदराबाद में, जहां पर हम ये कोशिश करेंगे जानने के लिए कि किस तरीके से दक्षिण के द्वार से दिल्ली के दरबार तक का सफर तय होगा। बहुत बहुत स्वागत है ईटीवी भारत के साथ। धन्यवाद शिवराज जी, 4 बार आप मुख्यमंत्री रहे हैं और आपने मध्य प्रदेश में उस स्थिति में बीजेपी को जिताया जहां ये माना जाता था कि बीजेपी कमजोर पिच पे खेल रही है, लेकिन इस वक्त आप को माना जाता है कि आप बीजेपी के हार्ड हिटिंग बैट्समैन हैं। किस तरीके से इस सियासी पिच पर आप चौके छक्के लगाने की तैयारी है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर मैं हृदय से कहूं तो युग पुरुष से युग दृष्टा है और देवदूत की तरह भारत की प्रगति और विकास के लिए आए हैं। और मुझे ये लगता है कि ऐसे हर महत्वपूर्ण व्यक्ति को भगवान किसी बड़े काम के लिए भेजता है। भगवान कृष्ण ने कहा भी था, यदा यदा ही धर्मस्य। तो बड़ा काम संपन्न करने भगवान का भी, विधि का भी विधान होता है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की प्रगति और विकास का जो इतिहास रचा है वो अद्भुत है, अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है। अगर मैं कहूं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो उन्होंने सबका विश्वास विकास के जरिए जीता है। उस दौर में जब बाकी सारे दल ये जाति और वो जाति गढ़ ना करो, प्रधानमंत्री जिनका 4 ही जाति है, गरीब, किसान, युवा और महिलाएं, और चारों के कल्याण के काम किए। मैं आज आंकड़ों में नहीं जाऊंगा क्योंकि सारा देश जानता है 25 करोड़ लोग गरीबी से ऊपर उठकर गरीबी रेखा के ऊपर आए। ये अपने आप में एक चमत्कार है। हमारे 4 करोड़ गरीब भाई बहनों को मकान बना के दिए गए। 10 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला रसोई गैस के कनेक्शंस दिए गए। 11 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट्स बने हैं। 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया गया है। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है। अगर मैं ये सूची उपलब्धियों की और सेवा की बताऊं तो बहुत लंबी है, लेकिन ये गरीब का कल्याण। 1 करोड़ लखपति दीदी बनी है। स्ट्रीट वेंडर जैसी योजना ने छोटे दुकानदार को समृद्ध किया है। तो सच तो यह है कि अब हर एक के मन में मोदी बसे हैं, दक्षिण में भी। मैं यहाँ केरल गया, तमिलनाडु गया, तेलंगाना गया, कर्नाटक गया। कल मैं कर्नाटक में था। और कर्नाटक में मैंने केवल ऐसा नहीं कि कार्यकर्ताओं की बैठक करी हो, हमने बैठकें की, बूथ के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन भी किया, लेकिन मैं गांव में भी गया और हितग्राहियों से, लाभार्थी बेनिफिशरीज से भी चर्चा की मैंने। और चर्चा में समाज के हर वर्ग के बेनिफिशरीज थे। क्रिश्चियन भाई बहन भी थे, मुस्लिम भाई बहन भी थे, हिंदू भाई बहन भी थे। हम कोई भेद नहीं करते, सबका साथ। और सब प्रसन्न थे और दिल से दुआएं दे रहे थे कि मोदी जी ने हमारी जिंदगी बदली है। और इस कारण मुझे लगता है कि जनता दिल से उनके साथ है। और एक बात और, राष्ट्रीय पुनर्जागरण। भारत की अपनी संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपराएं, महापुरुष, कांग्रेस इनको समझती नहीं थी, भूल गई थी। केवल पश्चिम की तर्ज पे भारत का विकास करने के असफल प्रयास किए जा रहे थे। नरेंद्र मोदी जी ने सांस्कृतिक पुनर्जागरण भी भारत का किया और भारत को, भारत की ताकत, भारत की जनता को भारत की ताकत का एहसास दिलाया।
लेकिन 132 सीटों की चुनौती है। यहाँ क्षेत्रीय दल कांग्रेस से शायद ज्यादा मजबूत हैं, चाहे बीआरएस हो, स्टालिन की डीएमके हो, या फिर केरल की हम बात करें, तो क्या लगता है ये जो 132 रन में से कितने के आसपास आप लोग जा पाएंगे? किस तरीके से सियासी पिच पे आप लोग की बैटिंग होने वाली है इस देखिए, बार? मैं यही कह रहा था जी। आपसे, अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण, कश्मीर से धारा 370 समाप्त करना, सीए आपके सीए को लागू करने का काम हो, 3 तलाक का काम हो, फिर अलग अलग जगह, मैं कोई सारे नाम नहीं लूंगा, लेकिन प्रमुख मंदिरों का पुनर्निर्माण हो, कॉरिडोर बनाना हो, भारत के मन में एक नई आशा और एक नया विश्वास जगा है कि अपने तीसरे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी भारत को बहुत ऊपर ले जाएंगे। विकसित भारत उनका संकल्प है, उनकी गारंटी भी है, उसकी नींव रख दी गई है, लेकिन विकसित भारत का निर्माण होगा जो पूरी दुनिया को दिशा दिखाएगा। और इसलिए सारे बाकी मुद्दे गौड़ हो जाते हैं। रीजनल पार्टीज असेंबली इलेक्शंस में अलग मुद्दों पर लोग वोट देते हैं, इसलिए यहां आगे बढ़ती दिखाई देती है। लेकिन आप देखिएगा, लोकसभा के चुनाव में लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, ये मेरा अपना विश्वास है। और इसलिए जिस दक्षिण में अब तक कमजोर हम समझे जाते थे, वहां से आश्चर्यजनक परिणाम आएंगे। चाहे वो तेलंगाना हो, कर्नाटक में तो 28 की 28 हम जीतेंगे, यहां तक के हम केरल, तमिलनाडु और आंध्र में भी बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगे। जी। अब बंगाल की तरफ चलते हैं। बंगाल में जो स्थिति बनी हुई है जिस तरीके की, सुकांत मजूमदार को जो है उनके साथ जो हुआ, इसके बाद इस समय शुभेंदु अधिकारी को खालिस्तानी इश्यूज पे काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे सरकार ने कहा कि एक्शन लेंगे। किस तरीके से देते, दीदी की पॉलिटिक्स किस तरफ जा रही है? ममता में ममता नहीं है, केवल क्रूरता भरी है। अभी आप हाल में गए तो थे वहाँ? मैं गया था संदेश खाली कि मैंने वहां चर्चा की थी। लोग गुस्से में हैं, दुखी हैं। मध्य युगीन जो अन्याय होते हैं उससे भी भीषण स्थिति है वहां। जमीनों पर कब्जा करने तृणमूल के लोग, शेख शाहजहां जैसे लोग, और माता बहन बेटियों का शारीरिक शोषण करें, शर्म आती है, मन दर्द और पीड़ा से भर जाता है। ममता जी, आप महिला हैं, आपको लाज नहीं आती, शर्म नहीं आती? महिला होकर महिला के कष्ट को आप समझ नहीं सकती? ऐसे लोग जिन्होंने संदेश खाली को एक ऐसा क्षेत्र बना रखा था जहां कोई भी अत्याचार करो, ऐसे लोगों को ऐसा दंड मिलना चाहिए कि सारा देश और दुनिया देखे ममता जी उन्हें बचाने में लगी है। और जिन लोगों ने संपर्क करने का प्रयास किया बीजेपी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को पीटा गया। अब इस युग में जाने नहीं देंगे आप, पीड़ितों से बात नहीं करने देंगे आप। किस युग में बंगाल को ले जा रही ममता जी? वो तो कहते हैं कि बीजेपी डिवाइसिव पॉलिटिक्स कर रही है। देखिए, वो तो अन्याय करने वालों का पूरी तरह से संरक्षण कर रही है, बेदिल है, संवेदन ही शून्य है, और असहमति बर्दाश्त ही नहीं करती। कुचल दो, दबा दो, मार दो। अब शुभेंदु अधिकारी जी अगर उस मामले को उठा रहे हैं, वो पीड़ित बहनों से मिलके आए, तो उनको फंसाओ। ममता जी, ये जुल्म ज्यादा समय तक आपका नहीं चलेगा। ये जुल्म का सूरज लाख चढ़े हर शाम को लेकिन ढलता है। बंगाल की जनता ये सच समझ चुकी है, और इसलिए मुझे विश्वास है कि बंगाल की जनता ही इस अन्याय का जवाब ममता दीदी को देगी। और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से ये लड़ाई लड़ रही है। हम यह अन्याय किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो तो कह रहे हैं कि खालिस्तान के मुद्दे को उठा करके बीजेपी के दफ्तरों पे प्रदर्शन हो रहे हैं। वो एक ये नए सिरे से ये बयानबाजी जो हुई वहां पर एक आईपीएस अधिकारी को लेकर के, उस मुद्दे को बहुत ज्यादा पंजाब से लेकर के बंगाल तक कोशिश की जा रही है वो उठाने की। केवल ध्यान बांटने की कोशिश कर रही है, असफल कोशिश कर रही है। जवाब देना पड़ेगा। संदेश खाली में
ममता दीदी आपके राज में ये क्यों होता रहा, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता क्यों करते रहे, और आज भी आप क्यों अपराधियों को बचा रही हैं? ये ध्यान भटकाने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। पंजाब की बात है, खालिस्तानियों की बात है, तो किसान आंदोलन इस समय चरम पर है। हरियाणा और पंजाब के किसान हैं। आप चूंकि कृषि कर्मण अवार्ड के लिए मध्य प्रदेश मशहूर रहा है पूरे देश में, जिस तरीके से एग्रीकल्चर को लेकर के मध्य प्रदेश में काम हुआ, आपने कोशिश हमेशा किया कि मध्य प्रदेश के किसानों को संपन्न बनाना है, उनके इनकम को बढ़ाना है। क्या लगता है कि ये किस तरफ जा रही है पॉलिटिक्स जो किसानों की है इस समय, और क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसान हितैषी रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के मसीहा है।